स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं महाकथा एपिसोड नंबर 291 से 295 तक लेके आया हूँ। तो चलिए इस नील की रोमांच से भरी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 291। एक और अजीब शर्त। जैसे ही ललित की नज़र नीरा पर पड़ी, उसकी हालत ऐसी हो गई मानो बिल्ली को देखकर कोई चूहा अपनी जान बचाने के लिए दुबक रहा हो। इस खौफ का एक बड़ा कारण भी था। उस दौर में नीरा आर्य दल की सबसे होनहार शिष्या मानी जाती थी। उसकी प्रतिभा और क्षमताएं किसी मुख्य आचार्य के सीधे शिष्यों से रत्ती भर भी कम नहीं थीं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि नीरा का उभार नील की तरह अचानक नहीं हुआ था। नील ने तो गुपचुप तरीके से अचानक अपनी पहचान बनाई थी। उससे पहले आर्यव्रत गुरुकुल के गिने चुने योद्धा जैसे रुद्र, शैलेंद्र और शैलजा ही उसकी असली ताकत से वाकिफ थे। लेकिन नीरा का मामला अलग था। गुरुकुल में कदम रखते ही उसकी प्रतिभा को पहचान लिया गया था। उसे हर तरह की विशेष सुविधाएं दी गईं और वह सबकी नज़रों के सामने एक महान योद्धा के रूप में विकसित हुई। इसलिए गुरुकुल में उसकी राह नील की तुलना में काफ़ी आसान रही। अगर नीरा के लिए कोई परेशानी थी तो बस वह थे उसके पीछे पड़ने वाले दीवाने। नीरा किसी अप्सरा की तरह अत्यंत खूबसूरत और लोकप्रिय थी। उस पर से उसकी असाधारण प्रतिभा और गुरुकुल का विशेष संरक्षण। ऐसे में किसी प्रतिभाशाली युवा का उसकी तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। आमतौर पर कमज़ोर या बिना किसी विशेष प्रतिभा वाले साधारण परिवार के शिष्य तो नीरा के प्रभावी व्यक्तित्व के आगे बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। इसलिए उसका पीछा वही करते थे जो बड़े और प्रभावशाली घरानों से आते थे। इनमें सबसे उग्र था भार्गव घराने का वारिस कल्पेश। लेकिन आक्रामक रवैये का नतीजा ये हुआ कि नीरा ने अपने एक ही वार से भार्गव घराने के उस घमंडी चिराग का अंत कर दिया। इस घटना के बाद ही गुरुकुल प्रशासन ने सुरक्षा का हवाला देकर नीरा को काला पर्वत के सुरक्षित क्षेत्र में भेज दिया था। दूसरी ओर ललित वास्तव में एक ताकतवर योद्धा था। उसने पिछली मुख्य दल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था, जिससे उसके दिव्यधाम की परीक्षा उत्तीर्ण करके उच्च आश्रम में शामिल होने के पूरे आसार थे। कहा जाता है कि परीक्षा के दौरान उसका प्रदर्शन बेहतरीन चल रहा था, लेकिन एन मौके पर उसे अजीब सी नींद आ गई और वह परीक्षा अधूरी छोड़कर सो गया। इस बेवकूफ़ी से मुख्य आचार्य समर्थ देव बेहद क्रोधित हुए। उन्हें उम्मीद थी कि ललित ये परीक्षा पास करके उच्च आश्रम का मुख्य शिष्य बनेगा, लेकिन अपनी इस हरकत से उसने इतना बड़ा सुनहरा मौका गंवा दिया। सज़ा के तौर पर आचार्य समर्थ देव ने उसे 2 महीने के लिए काला पर्वत में नज़रबंद कर दिया था। इस घटना से ललित की असीम ताकत और उसकी उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी दोनों एक साथ साबित हो गई थीं। इसी सज़ा के दौरान नीरा ने ललित के साथ एक शर्त लगाई थी। नतीजा वही हुआ, ललित शर्त हार गया। भले ही ललित की शारीरिक ताकत नीरा से ज़्यादा रही हो, लेकिन चालाकी और बुद्धिमत्ता में वह नीरा के सामने कहीं नहीं ठहरता था। अपनी पहली हार को पचा न पाने के कारण ललित ने फिर से दांव लगाया। पहली शर्त में उसने अपनी अर्जित अंग संपत्ति गंवाई, दूसरी शर्त में अपनी अनमोल तलवार खो दी, और तीसरी शर्त तो और भी अजीब थी। नीरा ने शर्त रखी कि जब भी ललित उससे मिलेगा, उसे नीरा को महारानी कहकर संबोधित करना होगा। ललित भले ही नासमझ था, लेकिन अपनी साख समझता था। गुरुकुल का वरिष्ठ शीर्ष योद्धा होकर अपने से कई साल छोटी लड़की को महारानी कहना उसके लिए घोर अपमानजनक था। इसीलिए जब भी नीरा सामने आती, ललित रास्ता बदल लेता था, और जब भागने का कोई मौका नहीं बचता तो उसे सिर झुकाकर महारानी कहना ही पड़ता था। 1 साल पहले प्रतियोगिता जीतने के बाद ललित की साधना और शक्ति काफ़ी बढ़ चुकी थी। अगर वह अपनी पूरी ताकत से नील से लड़ता तो यह मुकाबला बिल्कुल एक तरफा होता। लेकिन चूंकि आचार्य बृजमोहन ने नीरा के सुझाव को मान लिया था और नील को भी कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मुकाबला सिर्फ अस्त्र कौशल, तलवारबाजी की कला तक सीमित रखा गया। भले ही ललित अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग न कर सके, फिर भी उसे अपनी पारंपरिक तलवारबाजी पर अटूट विश्वास था। जब बात सिर्फ अस्त्र कौशल की है तो हारने के बाद ये बहाना मत बनाना कि मैंने किसी कमजोर पर वार किया है। जो परिणाम आएगा उसे चुपचाप स्वीकार करना होगा, समझे? ललित ने आंखें मटकाते हुए नील को घूर कर कहा। नील ने सहजता से सिर हिलाया। अस्त्र कौशल का संबंध शारीरिक बल या साधना से नहीं, बल्कि तकनीक की समझ से होता है। मैं हारने पर कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। बहुत बढ़िया। ललित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने तुरंत अपनी मायावी अंगूठी से एक साधारण सी तलवार निकाली। उस तलवार का रूप बेहद मामूली था, वह महज एक साधारण दर्जे का अस्त्र थी। यह देखकर गुरुकुल के बाकी शिष्य हैरान रह गए। सबको लगा था कि उसके पास कम से कम कोई दिव्य श्रेणी का अस्त्र होगा, लेकिन निकली एक बेहद साधारण तलवार। ऐसी तलवारें तो अक्सर नए शिष्यों के पास होती थीं। ललित को भी शायद एहसास हुआ कि उसके ओहदे के हिसाब से यह हथियार थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वह झेपते हुए मुस्कुराया। पर उसके पास कोई चारा नहीं था। उसका असली दिव्य अस्त्र तो वह पहले ही नीरा के हाथों शर्त में हार चुका था। सर्र उसी पल नील ने भी अपनी रजत प्रभा तलवार म्यान से बाहर खींच ली। ललित भले ही सिरफिरा दिखता हो, लेकिन नील उसकी गहराई जानता था।
नील ने मन ही मन आंका कि यह व्यक्ति अकेले ही 3 शक्तिशाली योद्धाओं पर भारी पड़ सकता है। फिलहाल वह सीधी लड़ाई में ललित का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन चूंकि यह सिर्फ तकनीक की परीक्षा थी, इसलिए नील को अपनी जीत की उम्मीद दिख रही थी। फिर भी वह पूरी तरह सतर्क था। ठीक है लड़के, तुम्हारी फुर्ती अच्छी है, लेकिन बोलते बोलते अचानक ललित के चेहरे पर अविश्वास के भाव आ गए। क्या तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए बुनियादी बेसिक तलवारबाजी तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हो? नील ने सपाट लहजे में कहा, हाँ बिल्कुल। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? ललित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर लड़ने की हिम्मत नहीं है तो हार मान लो, लेकिन मेरे सामने ये बच्चों वाली बुनियादी तकनीक मत चलाओ, यह मेरा अपमान है। नील ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर आपको लगता है कि आप नहीं लड़ सकते तो आप हार स्वीकार कर लीजिए। हार मान लूं? ये लड़का मेरे ही शब्द मुझ पर चला रहा है। ललित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में ठोक दी। बहुत बढ़िया, तुम्हें लगता है तुम इस मामूली बुनियादी तकनीक से मुझे हरा दोगे? सुनो, अगर तुम मुझे अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालने पर भी मजबूर कर दो तो मैं तुम्हें अपना दादा मान लूंगा। ललित ने अहंकार में भरकर ताना मारा। ललित के ये कहते ही मैदान में मौजूद 1 लाख से ज्यादा शिष्य, नीरा और खुद आचार्य उसे ऐसे देखने लगे मानो वह दुनिया का सबसे बड़ा नादान हो। सबके मन में एक ही ख्याल आया, यह इंसान वाकई सुधरने वाला नहीं है। ललित लंबे समय से एकांत साधना में था, इसलिए उसने हालिया प्रतियोगिताएं नहीं देखी थीं। लेकिन बाकी सब जानते थे कि नील की बुनियादी तकनीक कितनी खौफनाक और अनपेक्षित थी। अस्त्र कौशल के मामले में नील को हराना लगभग नामुमकिन था। ललित ने पहले नीरा से शर्त हारकर खुद का मजाक बनवाया था और अब बिना सोचे समझे नील को दादा कहने की शर्त रख दी थी। चूंकि कोई भी उसकी इस आदत से वाकिफ था, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। सब शांत रहकर उसका नया नाटक देखने लगे। जैसी आपकी इच्छा। नील ने फालतू बहस में वक्त गंवाना मुनासिब नहीं समझा। उसने पलक झपकाते ही अपनी तलवार घुमाई। उसकी पहली चाल बुनियादी तकनीक का ही एक बेहद साधारण वार थी, लेकिन उसकी तलवार एक बेहद अजीब और अप्रत्याशित कोण से ललित की छाती की ओर तेजी से बढ़ी। शुरुआत में ललित बेपरवाह खड़ा था, उसे पूरा यकीन था कि वह आंखें बंद करके भी ऐसे वार से बच जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उस वार से हटने की कोशिश की, अचानक उसके चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। अध्याय 292, असली मुकाबला। सप्तसिंधु आश्रम के 1 लाख से अधिक छात्रों के चेहरे पर नील के इस पैंतरे को देखकर तरह तरह के भाव उभर आए थे। आश्रम में हर कोई वाकिफ था कि नील की बुनियादी तलवारबाजी में कितनी ताकत छिपी है। इसके बावजूद ललितेश जैसा महारथी यह शेख ही बघार रहा था कि वह बिना म्यान से हथियार निकाले ही लड़ेगा। क्या उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था? उस समय मैदान में मौजूद हर शख्स यही सोच रहा था। लोगों को यही लगा कि ललितेश नील के कौशल और वहां खड़े लाखों लोगों की समझ का मजाक उड़ा रहा था। यही वजह थी कि ललितेश की उड़ती रंगत देखकर सभी छात्र मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आश्रम के एक एक छात्र के जहन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, किसने कहा था इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंकने को? क्या आश्रम का सबसे बेहतरीन छात्र होने का मतलब यह है कि तुम अजय हो? जरा देखें तो सही, अब तुम नील के सामने घुटने टेकते हो या नहीं? मैच शुरू होने से पहले ललितेश का घमंड 7वें आसमान पर था, लेकिन अब उसकी हालत देखने लायक थी। आखिर नील के उस सादे से वार में ऐसा क्या था जो इतना जानलेवा लग रहा था? देखा जाए तो यह वही बुनियादी तलवारबाजी तकनीक थी जिसका अभ्यास हर योद्धा दिन रात हजारों बार करता है। लेकिन ललितेश ने जब उस वार का सामना करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि उस सीधे सादे हमले का तोड़ ढूंढना नामुमकिन था। एक साधारण सी तकनीक इतनी घातक कैसे हो सकती है? ललितेश का सिर चकराने लगा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बड़ी प्रतियोगिता में उतरने से पहले ही नील ने अपनी बुनियादी तलवारबाजी को निपुणता के शिखर पर पहुंचा दिया था। फिर भी ललितेश आश्रम का सबसे होनहार छात्र माना जाता था। पिछले साल ही उसमें इतनी काबिलियत थी कि वह आश्रम के किसी भी छात्र को पछाड़ सकता था, तो इस साल के प्रतियोगियों की तो बात ही अलग थी। नील की चमचमाती तलवार को अपनी तरफ आते देख ललितेश को अपना वादा याद आया, बिना तलवार निकाले मुकाबला जीतने का वादा। उसने तुरंत अपने शरीर को बेहद अजीब तरीके से मोड़ा और अपनी तेज रफ्तार के दम पर नील के हमले से खुद को बचा लिया। ये तो बस नील का पहला ही हमला था और ललितेश के पसीने छूट चुके थे। अगर शुरुआत ही इतनी कठिन थी तो वह अगले हमलों से कैसे बच पाता? ये बात ललितेश के दिमाग में भी कौंधी। अपनी पूरी ताकत और रफ्तार लगाने के बाद भी नील के खतरनाक वारों से बचना उसके लिए लगभग असंभव था। मगर उसकी मुफ्त की ऐंठ उसे हथियार खींचने से रोक रही थी। अगर उसने म्यान से तलवार निकाल ली तो क्या उसे नील को दादाजी नहीं कहना पड़ता? इसी डर से उसने अपनी म्यान पर कसती मुट्ठी को जबरदस्ती ढीला कर दिया। सरसराहट। नील ने भी वक्त नहीं गंवाया और तुरंत दूसरा वार ललितेश के पेट की ओर सीधा दाग दिया। हमले की तीव्रता देखकर ललितेश ने दांत भींचे और हवा में गोल घूमते हुए पीछे हटने की कोशिश की।
लेकिन नील की रजतप्रभा तलवार की नोक ललितेश की पीठ को छूती हुई निकल गई। अगर तलवार का कोन 1 इंच भी आगे होता तो वह लहूलुहान हो चुका होता। तीसरा हमला, सरसराहट। साधारण तलवारबाजी के महज 3 तीखे वार झेलते झेलते ललितेश पसीने से तरबतर हो चुका था। अगर पहले 2 हमलों ने उसे बैकफुट पर ला खड़ा किया था तो तीसरे हमले में तो उसकी गर्दन पर ही बनाई थी। उसे साफ दिख गया कि अगर अब हथियार नहीं निकाला तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। मजबूरी में अपने दांत भींचते हुए उसने झटके से अपनी तलवार बाहर निकाली और नील का हमला रोकने के लिए अपनी सबसे बेहतरीन कला का इस्तेमाल किया। खनन, धातुओं के टकराने की गूंज उठी। लेकिन ललितेश ये भूल गया था कि लाख से ज्यादा आंखें उसी पर टिकी थीं। भीड़ तो पहले से जानती थी कि वह देर सवेर अपनी तलवार जरूर निकालेगा, वे तो बस ये देखना चाहते थे कि वह कितने वार झेल पाता है। छात्रों के बीच शर्त लगी थी, कुछ को लगा वह 5 वार सहेगा, कुछ 6 वार मान रहे थे, तो कुछ को उसकी तेज चाल पर भरोसा था कि वह 10 वार झेल जाएगा। लेकिन सब के सब गलत साबित हुए। नील ने महज 3 वारों में ललितेश के घमंड की धज्जियां उड़ाते हुए उसे तलवार निकालने पर मजबूर कर दिया था। उसने अपनी तलवार निकाल ली। ललितेश ने हथियार उठा लिया। तो क्या अब वह नील को दादाजी बुलाएगा? बिल्कुल बुलाना पड़ेगा। इतने लोगों के सामने वादा किया था, अब अपनी बात से कैसे मुकर सकता है? भीड़ के तानों ने ललितेश को शर्मिंदगी और पछतावे की आग में झोंक दिया। ये सब उसकी अपनी बड़बोली जबान का नतीजा था। आखिर उसने ऐसा बेतुका वादा किया ही क्यों था? लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? मुंह से निकले शब्द और धनुष से छूटा तीर कभी वापस नहीं आते, खासकर तब जब वे 1 लाख शिष्यों की मौजूदगी में बोले गए हों। अगर वह नील को दादाजी कहता है तो उसकी शान धूल में मिल जाएगी, और अगर नहीं कहता तो आश्रम में उसका नाम जमीन पर आ गिरेगा। दूसरी तरफ नील शांत खड़ा था, हाथ में तलवार लिए। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी और उसकी नजरें सीधी ललितेश पर गड़ी थीं। ललितेश का दिमाग फटने को हो रहा था। तभी भीड़ से एक आवाज गूंजी, दादाजी कहो, दादाजी कहो, दादाजी कहो। पता नहीं किस उतावले छात्र ने यह नारा शुरू किया था, लेकिन देखते ही देखते पूरा मैदान इस आवाज से गूंज उठा। पहले सैकड़ों, फिर हजारों और देखते ही देखते 10,000 छात्र एक साथ चिल्लाने लगे। ये नज़ारा देखकर गुरु बृजमोहन भी हैरान रह गए। ललितेश इतना भी नापसंद नहीं था, फिर आज पूरा आश्रम उसके खिलाफ क्यों खड़ा हो गया था? असल में बात यह नहीं थी कि सब ललितेश से नफरत करते थे या नील के भक्त थे। मामला सिर्फ इतना था कि ललितेश ने शुरुआत ही अपने अहंकार से की थी, और जब कोई घमंडी इंसान ऊंचाई से गिरता है तो दुनिया उस तमाशे का मजा लेने से पीछे नहीं हटती। हजारों गले से निकलती एक ही आवाज आसमान चीर रही थी। ललितेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। आखिरकार उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं कहता हूं। वह सोच रहा था कि भीड़ के शोर शराबे में उसकी धीमी आवाज दब जाएगी और किसी को सुनाई नहीं देगी, लेकिन मानो नियति ने उसके साथ मजाक करने का मन बना लिया था। जैसे ही उसने मुंह खोला, पूरा मैदान पर लय भर में शांत हो गया, इतना शांत कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सभी अपनी गर्दनें आगे किए बस उसी की आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे। ललितेश का रोना निकल आया। क्या ये लोग मेरे मजे ले रहे हैं? वह मन का थोड़ा चंचल और जिद्दी जरूर था, लेकिन बेवकूफ नहीं था, वरना आश्रम के इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। ये समझकर कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, उसने अपना मुंह खोला और जोर से चिल्लाया, दादाजी! हा 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 हा। कुछ दूरी पर खड़ी नीलिमा ललितेश के मुंह से दादाजी सुनते ही अपनी हंसी नहीं रोक पाए। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो ललितेश उसे महामहिम कहकर चिढ़ा रहा था, उसे नील के सामने इस तरह झुकना पड़ेगा। लेकिन चूंकि यह सब उसकी अपनी बेवकूफ़ी का नतीजा था, नीलिमा को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। इतने सारे लोगों की हंसी सुनकर ललितेश का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल सुर्ख हो गया। लेकिन उसकी रही सही सहनशक्ति तब टूट गई जब नील ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से अपना सिर हिलाया, मानो वह उसका पोता होना स्वीकार कर रहा हो। मैं इस आश्रम का सबसे बड़ा योद्धा हूँ। अगर मैंने मजबूरी में तुम्हें दादाजी कह भी दिया तो तुम्हें सिर हिलाकर रौब झाड़ने का कोई हक नहीं है। ललितेश ने खुद से कहा, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अपमान की आग कैसी होती है। अब तुम्हें अपने इस रवैये पर पछतावा होगा। जब लोगों की हंसी थोड़ी कम हुई तो ललितेश ने गंभीर होकर कहा, मैंने तुम्हें कम आंकने की गलती की थी, इसलिए आओ एक और शर्त लगाते हैं। इस बार हम अपनी पूरी ताकत से तलवारबाजी करेंगे। जो हारेगा वह हमेशा के लिए दूसरे को दादाजी कहेगा और जब भी सामने मिलेगा इसी नाम से पुकारेगा। क्या तुम में ये शर्त स्वीकार करने की हिम्मत है? ललितेश की बात सुनते ही नील ने उसे ऐसे देखा जैसे सामने कोई अक्ल का पैदल खड़ा हो। मैदान में मौजूद बाकी लोगों ने भी ललितेश को उसी नजरिए से देखा। सब सोच रहे थे कि ललितेश सच में कितना नादान है। नील का उसके साथ मुकाबला करने के लिए मान जाना ही बहुत बड़ी बात थी, अब इस बेतुकी शर्त की क्या तुक थी? ललितेश को भी तुरंत एहसास हुआ कि उसने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है।
उसने अपने दांत भींचे और बात संभाली, खैर अगर तुम्हें शर्त मंजूर नहीं है तो भूल जाओ। चलो सीधी लड़ाई लड़ते हैं। ये कहते ही उसने अपनी धारदार तलवार लहराई और उसकी नोक नील के सीने की तरफ तान दी। भले ही उसके हाथ में एक साधारण सी तलवार थी, लेकिन इस वक्त उसका ढांचा और ऊर्जा पूरी तरह बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके हाथ में कोई दिव्य अस्त्र आ गया हो। ललितेश का ये रूप देखकर नील को लगा मानो वह नरसंहार पर्वत के उस महान हिम तलवार स्वामी का सामना कर रहा हो। आखिरकार जो योद्धा इतने बड़े आश्रम का सबसे शीर्ष छात्र बना हो, वह इतना साधारण तो नहीं हो सकता था। क्या होगा इस असली जंग का अंजाम? क्या नील अपनी साधारण तकनीक से ललितेश के इस भयानक रूप को हरा पाएगा, या इस बार बाजी पलट जाएगी? जानिए अगले भाग में। लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। कथा रूपांतरण चैप्टर 293। अपनी थोड़ी सनकी स्वभाव और बीच बीच में उलझने की आदत को छोड़ दिया जाए तो वह लड़का निसंदेह नील का अब तक का सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी था। यदि वह अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति और साधना पद्धति का खुलकर उपयोग करने में सक्षम होता तो नील उसके सामने एक पल भी नहीं टिक पाता। दोनों की साधना के स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। नील की नींव मजबूत जरूर थी, लेकिन सामने वाले की नींव भी कुछ कम नहीं थी। उसने बिना किसी औषधीय गोलियों का सहारा लिए सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से आध्यात्मिक मंडल के चौथे सितारे का स्तर हासिल किया था। तथापि नील इस अंतर से घबराया नहीं। उसे केवल अपनी गति बनाए रखनी थी और लगातार प्रयास करते रहना था। उसे पूरा भरोसा था कि वह अंततः उससे आगे निकल जाएगा। परंतु इस समय नील का मुख्य लक्ष्य ये सोचना था कि इस शुद्ध तलवारबाजी की स्पर्धा में उस पर विजय कैसे पाई जाए। तुम्हारा मूल तलवारबाजी का तरीका वास्तव में विचित्र है। सामने खड़े योद्धा का स्वर अचानक गंभीर हो गया। ये समझना मुश्किल है कि यह कैसे काम करता है। वैसे तो मूल तलवारबाजी सबसे सरल मानी जाती है, पर तुम्हारी शैली तो सामान्य मूल तकनीकों से भी कहीं अधिक सीधी और सरल प्रतीत होती है। मुझे नहीं पता तुमने इसे कैसे सिद्ध किया, पर इसका अर्थ यह नहीं कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। जब कोई सामर्थ्यवान योद्धा पूरी तरह गंभीर हो जाता है तो उसकी आभा और उपस्थिति में एक सम्मोहक बदलाव आ जाता है। इस समय उसकी मुद्रा भी पूरी तरह बदल चुकी थी, मानो वह कोई भिन्न ही व्यक्ति बन गया हो। एक पल के लिए पूरा दर्शक वर्ग शांत हो गया। तुम्हारी इस अत्यंत सरल शैली को परास्त करने के लिए मैं सबसे जटिल तलवारबाजी तकनीक का सहारा लूंगा। इतना कहते ही उसने अपनी तलवार को एक विशेष लय में घुमाया। अगले ही क्षण हवा में अनगिनत प्रहार चमकने लगे, जिनकी आकृतियां नुकीले फूलों जैसी लग रही थी। उनकी धार किसी घातक हथियार से कम तीखी नहीं थी। वे प्रहार एक के ऊपर एक कई परतों में प्रकट हो रहे थे, मानो एक ही स्थान पर सहस्रों पंखुड़ियां खिल उठी हों। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि उन्हें गिन पाना असंभव था। पल्लव खड्ग शैली। उन अनगिनत प्रहारों के चक्रव्यूह को रचने के बाद उसने उन सभी घातक वारों को नील की दिशा में मोड़ दिया। अद्भुत और अत्यंत जटिल संरचना। अपने ऊपर आते इन निरंतर और जटिल प्रहारों को देखकर नील को अपनी सांसें थमने का एहसास हुआ। अपनी सरल शैली के विपरीत एक अत्यंत उलझी हुई तकनीक का सामना करना वास्तव में एक सटीक रणनीति थी। नील को फिलहाल इस प्रहार से बचने या इसे काटने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। ये शैली केवल देखने में आकर्षक नहीं थी, बल्कि इसकी बनावट भी बेहद दुर्गम थी। यद्यपि किसी भी तकनीक में कोई न कोई त्रुटि अवश्य होती है, किंतु यह वार इतना त्वरित और जटिल था कि नील के पास उस सूक्ष्म कमी को खोजने का समय ही नहीं था। दो योद्धाओं के बीच जीत और हार का निर्णय एक क्षण में हो जाता है, ऐसे में सूक्ष्म निरीक्षण का अवसर कहाँ था। अन्य कोई उपाय न पाकर नील ने अपनी तलवार की नोक नीचे की ओर झुकाते हुए उसे बाईं ओर संभाला। उसकी तलवार ठीक आक्रमण की दिशा के सामने आ गई। ये रक्षात्मक मूल शैली की सबसे प्रभावकारी मुद्राओं में से एक थी। शत्रु का प्रहार अत्यंत तीव्र था, इसलिए उसे विफल करने में असमर्थ होने के कारण नील पीछे हटते हुए केवल अपना बचाव कर सकता था। छन 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 छन। जैसे ही नील ने अपनी रक्षात्मक मुद्रा संभाली, वे घातक प्रहार मूसलाधार वर्षा की भांति उसकी ढाल बनी तलवार से टकराने लगे। इस भीषण घर्षण से अत्यंत तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई। इस प्रहार के वेग से खुद को संभालने के लिए नील को 7-8 कदम पीछे हटना पड़ा। पर इससे पहले कि वह अपनी सांसें व्यवस्थित कर पाता, प्रतिद्वंद्वी ने पुनः अपनी तलवार लहराई और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। सरल तकनीक। मेरी पल्लव शैली के प्रथम प्रहार में 12 वार शामिल हैं, दूसरे में 144 और तीसरे में कुल 1728 प्रहार। अब देखता हूं तुम इतनी सारी आकृतियों में से कमी कैसे निकालते हो। उसने व्यंग्य करते हुए अपनी लंबी तलवार पुनः घुमाई। इस बार पहले से कई गुना अधिक घातक प्रहार नील पर किसी भीषण तूफान की तरह टूट पड़े। इतने विशाल आक्रमण को देखकर नीलिमा की चिंता बढ़ गई। नील का साधना स्तर अभी भी काफी कम था। सैद्धांतिक रूप से नील की मूल तकनीक इस पल्लव शैली से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, किंतु किसी भी योद्धा का साधना स्तर ही उसकी वास्तविक शक्ति का आधार होता है। नील का कम साधना स्तर उसकी सबसे बड़ी सीमा थी। यदि वह महावीर स्तर को लंघ चुका होता तो उसका मूलाधार चक्र 7 चक्रों की ऊर्जा को सोखकर उसकी चेतना को और तीक्ष्ण कर देता।
इससे उसे वातावरण में व्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अधिक मात्रा में ग्रहण करने की क्षमता मिलती, जिससे वह इस जटिल पल्लव शैली की कमियों को तुरंत ताड़ लेता। परंतु वर्तमान स्थिति में एक ही क्षण में उस जटिलता को भेदना उसके लिए अत्यंत कठिन था। क्षण 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 लगातार होते वारों के दबाव में नील को पुनः पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। अब वह अखाड़े की सीमा रेखा के बिल्कुल समीप पहुंच चुका था। यदि उसे अंतिम कोने में धकेल दिया जाता तो उसके पास पीछे हटने का स्थान नहीं बचता और ऐसी स्थिति में उसकी पराजय निश्चित थी। नील को रक्षात्मक मुद्रा में असहाय देखकर प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अब तुम कहाँ हटोगे? अब तुम्हें पराजय से कोई नहीं बचा सकता। उसने एक बार फिर अपनी तलवार को अंतिम प्रहार के लिए उठाया। जब तक नील इस शैली का तोड़ नहीं निकाल लेता, उसकी हार तय मानी जा रही थी। ये दृश्य देखकर मंच पर विराजमान आचार्य बृजमोहन ने भी निराशा में सिर हिला दिया। नील अभी भी बहुत कठिन संघर्ष कर रहा था। तलवारबाजी के युद्ध में केवल बचाव करना सबसे कमजोर रणनीति मानी जाती है, क्योंकि इस कला में आक्रमण ही सबसे उत्तम सुरक्षा है। अधिकतर शैलियों में केवल प्रहार पर बल दिया जाता है। प्रतिद्वंद्वी ने इसी सिद्धांत का लाभ उठाकर नील को किनारे पर ला खड़ा किया था, जिससे उसे सोचने या संभलने का थोड़ा सा भी अवसर न मिले। जब सभी दर्शक और स्वयं प्रतिद्वंद्वी भी यह मान चुके थे कि मैच का परिणाम आ चुका है, तभी क्षण 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 कड़क, जैसे ही उसने नील पर अपना सबसे शक्तिशाली वार किया, एक अप्रत्याशित घटना घटी। नील की तलवार से टकराते ही उसकी अपनी ही तलवार बीच से टूटकर बिखर गई। क्या? हाथ में बची टूटी हुई मूठ को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। न केवल वह, बल्कि नील और वहां मौजूद विशाल जनसमूह भी स्तब्ध रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक तरफा दिख रहे मुकाबले का अंत इस प्रकार होगा। उधर ये दृश्य देखते ही नीलिमा की हंसी छूट गई। दरअसल वह प्रतिद्वंद्वी अपनी मुख्य श्रेष्ठ तलवार नीलिमा के हाथों एक शर्त में हार चुका था। उसके बाद वह लंबे समय तक एकांत साधना में व्यस्त रहा, जिससे उसे नए अंक अर्जित करने का समय ही नहीं मिला और वह कोई अन्य उच्च श्रेणी का हथियार नहीं खरीद सका। इस बार उसने इस प्रतियोगिता में भाग ही इसीलिए लिया था ताकि प्रथम स्थान प्राप्त करके कुलपति समर्थ देव से एक नई श्रेष्ठ तलवार उपहार स्वरूप प्राप्त कर सके। जहां तक उसकी वर्तमान तलवार के टूटने का प्रश्न था, पल्लव शैली की गति इतनी अत्यधिक थी कि उसकी नश्वर तलवार लगातार नील की श्रेष्ठ तलवार से टकरा रही थी। एक साधारण धातु की तलवार भला किसी दुर्लभ और शक्तिशाली हथियार के निरंतर आघात को कब तक सहन कर सकती थी। परिणामस्वरूप इस भीषण टकराव में उसकी साधारण तलवार खंडित हो गई। इस मोड़ पर नील ने राहत की गहरी सांस ली। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं था कि मुकाबला समाप्त हो गया था, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी नियम अनुसार दूसरी तलवार मांग सकता था। परंतु इस क्षणिक रुकावट ने नील को सोचने का अमूल्य समय दे दिया था ताकि वह उस पल्लव खड्ग शैली की काट ढूंढ सके। प्रतिद्वंद्वी के चेहरे पर निराशा और क्रोध का मिला जुला भाव था। वह विजय के बिल्कुल करीब था, पर हथियार की विफलता ने सब बिगाड़ दिया। उसने हताशा में टूटी तलवार को दूर फेंका और उदास स्वर में आचार्य बृजमोहन की ओर देखा। आचार्य बृजमोहन, क्या आप मुझे एक तलवार उधार दे सकते हैं? आचार्य ने असमंजस में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, मैं स्वयं तलवारबाजी नहीं करता, इसलिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई हथियार नहीं है। इसके बाद उसने मैदान में उपस्थित विशाल जनसमूह की तरफ देखा, क्या आप में से कोई मुझे अपनी तलवार दे सकता है? परंतु भीड़ से केवल सन्नाटा ही मिला। उसने मन ही मन खींचते हुए सोचा, ये कैसे शिष्य हैं? कम से कम मैं इनका वरिष्ठ सहपाठी हूँ, फिर भी कोई सहायता नहीं कर रहा। यदि मैं भविष्य में मुख्य पीठ में नहीं गया और यहीं आचार्य बना तो एक एक को देख लूंगा। अंततः उसकी दृष्टि नीलिमा पर जाकर टिकी, पर इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, नीलिमा ने उसे टोकते हुए कहा, क्या तुम मेरा नाम सबके सामने लेने की सोच रहे हो? नीलिमा भले ही अपनी पुरानी जगह छोड़ आई थी, पर उसे अपनी पहचान गुप्त रखनी थी। उसे भय था कि कहीं वह आवेश में आकर उसकी पहचान उजागर न कर दे। वह उसके इस व्यवहार से परिचित था। उसने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा, ठीक है, क्या आप मुझे मेरी पुरानी मेघ तलवार उधार दे सकती हैं? केवल इस मुकाबले के लिए? तुम्हारी मेघ तलवार? नीलिमा ने भौहें तान लीं। क्षमा करें, मेरा तात्पर्य था कि जो तलवार मैं हार चुका था और अब आपकी है, क्या वह आप मुझे बस थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं? उसे किसी अन्य से सहायता की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह केवल नीलिमा से ही आग्रह कर सकता था। इसके अतिरिक्त वह तलवार पहले उसी की थी, इसलिए उस पर उसका नियंत्रण भी बेहतर होता। उसकी बात सुनकर नीलिमा पहले तो थोड़ा मुस्कुराई, फिर अचानक गंभीर होकर बोली, मैं अपनी तलवार तुम्हें उधार नहीं दूंगी। क्या तुम? वह चौंक गया। उसके भीतर क्रोध उमड़ रहा था, पर इस समय नीलिमा ही उसकी एकमात्र आशा थी, इसलिए वह शांत रहने पर मजबूर था। आगे की कहानी जानने के लिए, क्या नीलिमा अंततः उसे तलवार देगी? क्या नील इस बीच पल्लव खड्ग शैली का तोड़ खोज पाएगा? इस रोमांचक मुकाबले में जीत किसकी होगी? अगले अध्याय में देखिए। प्रतिक्रिया देने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अध्याय 294, कांटे की टक्कर। नीलिमा का इरादा अपने भाई को तलवार देने से इनकार करने का बिल्कुल नहीं था।
वह केवल ये देख रही थी कि नील अपनी आंखें बंद करके ध्यान में मग्न है, मानो वह ललितेश की इस बेजोड़ तलवारबाजी का कोई तोड़ खोज रहा हो। इसीलिए नीलिमा जानबूझकर थोड़ा समय खींच रही थी ताकि उसके भाई को सोचने का पूरा अवसर मिल सके। वैसे भी ये मुकाबला शुरुआत से ही बराबरी का नहीं था। ऐसे में एक छोटी बहन होने के नाते अगर वह थोड़ी बहुत चालाकी कर भी ले तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। कुछ देर टाल मटोल करने के बाद नीलिमा ने देखा कि नील ने अपनी आंखें खोल ली हैं और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान तैर रही है। अपने भाई के चेहरे पर यह विश्वास देखकर नीलिमा ने सहमति में सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि नील ने ललितेश से निपटने की तरकीब ढूंढ ली है। उसने बिना किसी देर के अपनी मेघ तलवार निकाली और ललितेश की तरफ बढ़ा दी। तलवार हाथ में आते ही ललितेश ने उसे बड़े प्रेम से सहलाया। मेघ तलवार बर्फ की भांति धवल और किसी दुर्लभ पत्थर जैसी प्रतीत होती थी, लेकिन जैसे ही उंगली से उस पर हल्की सी चोट की गई, उसमें से स्पष्ट धातु की झनकार गूंज उठी। अभी तक तो मैं एक साधारण हथियार से लड़ रहा था, तब भी तुम मेरी चालों के आगे टिक नहीं पा रहे थे। अब जब स्वयं मेघ तलवार मेरे हाथ में है तो तुम मेरा सामना कैसे करोगे? ये कहते हुए ललितेश ने हवा में तलवार लहराई और एक सफ़ेद छांव उसके चारों ओर घूमने लगी। दूसरी ओर नील ने भी अपनी रजतप्रभा तलवार को धीरे से घुमाया। उसने ललितेश की बात का कोई जवाब न देकर केवल शांति से कहा, अपनी चाल चलो। ललितेश ने मुस्कुराते हुए मेघ तलवार से पुनः तलवार फूलों का जाल बुना। सफ़ेद तलवार होने के कारण इस बार हवा में तैरते हुए फूल भी बर्फ जैसे उजले दिखाई दे रहे थे। अपनी हार स्वीकार करो। वे सफ़ेद फूल किसी बादल की भांति नील की ओर झपटे। इस बार उन बादलों में घातक मंशा साफ झलक रही थी। साधारण तलवार होने के कारण ललितेश पहले अपनी ताकत दबा रहा था, पर अब मेघ तलवार के साथ उसकी गति और प्रहार की क्षमता कई गुना बढ़ चुकी थी। दोनों की तलवारें एक बार फिर टकराईं, लेकिन नील अब भी पूरी तरह से केवल अपना बचाव ही कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ललितेश की तलवार लगातार नील के बचाव पर चोट कर रही थी। तुम्हारे चेहरे का आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा था कि तुमने मेरी तकनीक का कोई तोड़ निकाल लिया है, पर तुम तो अब भी सिर्फ खुद को बचा रहे हो। ये वाकई बेहद निराशाजनक है। ललितेश ने तंज कसते हुए अपनी तलवार थोड़ी नीचे की। अगर यही हाल रहा तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। मैं तुम्हें फिर से अखाड़े की सीमा पर धकेल दूंगा। समय बर्बाद करना छोड़ो और हार मान लो। इतना कहकर ललितेश ने हमलों की बौछार तेज कर दी। अखाड़े के बाहर खड़ी नीलिमा के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसे लगा था कि नील पल्लव तलवारबाजी तकनीक को काटने का तरीका ढूंढ चुका है, फिर वह अब भी पीछे क्यों हट रहा है? दर्शकों में से भी कई लोगों ने निराशा में सिर हिला लिया। उन्हें लग रहा था कि दोनों के बीच की शक्ति का अंतर बहुत बड़ा है और नील के पास पलटवार का कोई रास्ता नहीं बचा है। नील अखाड़े के बाईं ओर पीछे हटता रहा। 10 कदम, 20 कदम, 50, 100, 150 कदम। वह मन ही मन अपने कदमों की गिनती कर रहा था। 200 कदम चौड़े अखाड़े में अब उसके पीछे मात्र 20-30 कदम की जगह बची थी। इसके बावजूद उसके चेहरे पर तनिक भी हड़बड़ाहट नहीं थी। वह शांत रहकर हर वार को रोकता रहा। 190 कदम, 195 कदम, 197 कदम। नील को सीमा के इतने करीब देखकर ललितेश की मुस्कान गहरी हो गई। जैसे ही उसने नील को आखिरी कदम तक दबाया, वह जोर से हंसा। नील, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जैसे ही ललितेश ने अपना अंतिम और निर्णायक वार करने के लिए हाथ उठाया, नील के शरीर में एक शक्ति कमर से कंधों की ओर तेजी से प्रवाहित हुई। अगले ही पल उसकी रजतप्रभा तलवार किसी जागृत अजगर की भांति ललितेश के हमले के सामने आ खड़ी हुई। डिंग, रजतप्रभा ने मेघ तलवार को ललितेश के शरीर से महज 1 फुट की दूरी पर ही रोक दिया। इस एक ही वार के प्रभाव से ललितेश का बनाया तलवार फूलों का पूरा जाल बिखर गया। ललितेश की भौहें तन गईं। उसने तुरंत हाथ घुमाकर दूसरी चाल चलने की कोशिश की, लेकिन नील शायद उसकी अगली चाल पहले ही ताड़ चुका था। उसने अपनी तलवार को एक खास कोण पर घुमाकर दोबारा उसी जगह प्रहार किया, जिससे ललितेश का दूसरा हमला भी शुरू होने से पहले ही टूट गया। तलवार अवरोध, ये बुनियादी तलवारबाजी की सबसे साधारण तकनीकों में से एक थी, जिसका उपयोग विपक्षी के हमले को बीच में ही रोकने के लिए किया जाता है। नील जानता था कि पल्लव तकनीक की जटिल चालों को सीधे तौर पर काटना कठिन है, इसलिए उसने एक नया रास्ता चुना। ललितेश के हमले के पूरी तरह विकसित होने का इंतजार करने के बजाय वह उसके प्रहार को शुरुआती अवस्था में ही नष्ट कर रहा था। अब हर बार जब ललितेश हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाता, नील की सटीक और स्थिर तलवार ठीक 1 फुट की दूरी पर आकर उसके वार की पूरी शक्ति को निष्प्रभावी कर देती। अब झुंझलाने की बारी ललितेश की थी। यह अनुभव किसी ऐसे व्यक्ति जैसा था जो पूरी ताकत से चिल्लाना चाहता हो, लेकिन हर बार आवाज निकलने से पहले ही कोई उसका मुंह बंद कर दे। 1-2 बार नहीं, बल्कि दर्जनों बार ऐसा ही हुआ। ललितेश ने दूरी बनाकर दोबारा हमला करने के लिए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन नील किसी साए की तरह हमेशा उससे 1 गज की दूरी बनाए रखता। ललितेश समझ गया कि अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किए बिना वह नील को पीछे नहीं धकेल सकता।
उसने सोचा कि अपनी शारीरिक ताकत के बल पर वह नील की तलवार को हटा देगा, लेकिन जैसे ही उसने बल प्रयोग किया, उसे एहसास हुआ कि नील की तलवार किसी पर्वत की भांति अचल थी। इसकी शारीरिक शक्ति इतनी अधिक कैसे हो सकती है? ललितेश के मन में हैरानी कौंध गई। यदि वह नियमों का उल्लंघन करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाता, पर यदि वह ऐसा नहीं करता तो नील उसे अपनी तकनीक का प्रयोग ही नहीं करने दे रहा था। उसके मन में पहली बार एक अनजाना डर बैठा, क्या तलवारबाजी में नील सचमुच मुझसे श्रेष्ठ है? मैदान में मौजूद 1 लाख से अधिक दर्शक इस अप्रत्याशित मोड़ को देखकर दंग रह गए। जो नील कुछ देर पहले हार की कगार पर दिख रहा था, उसने आखिरी क्षणों में पासा पलटकर ललितेश को लाचार कर दिया था। नीलिमा के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। उसका भाई न केवल ललितेश की चाल को समझ चुका था, बल्कि उसने मुकाबले की पूरी बाजी ही अपने पक्ष में कर ली थी। अध्याय 295 मुख्य दल प्रतियोगिता का अंतिम दौर। ठन ललितेश ने अभी अपना वार शुरू ही किया था कि नील ने एक बार फिर रक्षात्मक ढाल बनाकर उसकी तलवार को बीच में ही रोक दिया। यह एक बेहद साधारण और बुनियादी पैंतरा था, लेकिन नील की तकनीक में कोई भी कमी निकाल पाना नामुमकिन था। ठन ठन ललितेश का लगातार हर हमला नाकाम हो रहा था। आखिर में थक हार कर उसने खिंचा हुआ चेहरा बनाया और गिड़गिड़ाने लगा, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, कम से कम एक बार तो मुझे खुलकर वार करने दो। अखाड़े के चारों तरफ खड़े लोग ललितेश की यह बेशर्मी देखकर दंग रह गए। दूसरी तरफ नील ने बिना कुछ कहे सिर्फ सिर हिलाया और अपनी रजत प्रभा तलवार को मजबूती से थामे रखा। वह हर समय जवाबी हमले के लिए तैयार दिख रहा था। ठीक है भाई, अगर तेरी यही मर्जी है तो आज आर पार की लड़ाई ही होगी। अचानक ललितेश के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। जो बंदा अभी मिन्नतें मांग रहा था, उसकी आंखों में अब साफ तौर पर गुस्सा और दुश्मनी झलक रही थी। इस बार ललितेश ने अपनी पैंतरेबाजी बदल दी। उसकी पल्लव तलवारबाजी आमतौर पर बेहद हल्की और तेज मानी जाती थी, पर जैसे ही उसने अपनी मुद्रा बदली, उसके शरीर से एक भारी और भयानक दबाव निकलने लगा। उसके पैर अखाड़े की जमीन पर किसी चट्टान की तरह जम गए। सामने वाले का ये रूप देखते ही नील ने तुरंत एक कदम पीछे लिया। उसने भी अपनी तकनीक बदल ली, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि अब साधारण रक्षात्मक पैंतरे से काम नहीं चलेगा। ललितेश की ताकत को मात देने के लिए नील को उससे भी ज्यादा आक्रामक होना पड़ेगा। पर्वत विदारक वार। ललितेश की तलवार से एक बेहद खौफनाक और भारी ऊर्जा की लहर निकली। ऐसा लग रहा था मानो उसकी तलवार विशाल पहाड़ों और जमीन को 2 हिस्सों में चीर देगी। नील की आंखें चमक उठीं। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी कलाई घुमाई और अपनी तलवार का रुख सीधे ललितेश के वार की ओर कर दिया। महाविनाश की धार। बुनियादी तलवारबाजी के सारे तरीकों में से ये सबसे घातक तकनीक मानी जाती थी। परिष्कृत होने के बाद इसकी ताकत और भी शुद्ध हो चुकी थी। इसके सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, तबाही तय थी। झंझनाहट। जैसे ही दोनों हथियार टकराए, हवा में एक तेज गूंज पैदा हुई। दर्शकों ने देखा कि एक सफेद चमकती तलवार हवा में गोल गोल घूमती हुई दूर जा गिरी। वह ललितेश की मेघ तलवार थी। अगले ही पल नील की रजत प्रभा की नोक ललितेश के सीने को छू रही थी। ये सब इतनी फुर्ती से हुआ कि किसी को भी समझ आने का मौका नहीं मिला। ललितेश खुद हक्का बक्का रह गया। वह बुरी तरह हौंफ रहा था और उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। अखाड़े में मौजूद ज्यादातर शिष्यों के लिए यह नतीजा कोई नया नहीं था। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही नील अजय रहा था। हालांकि यह मुकाबला सिर्फ तलवारबाजी के हुनर का था, पर जैसे ही नील ने पासा पलटा, सब समझ गए थे कि जीत उसी की होगी। नील की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि सामने जितना बड़ा योद्धा होता, नील की ताकत उतनी ही बढ़ जाती थी। यहाँ तक कि सप्तसिंधु आश्रम का सबसे सीनियर शिष्य भी नील के विजय रथ को रोक नहीं सका। ये बात हैरान करने वाली जरूर थी, लेकिन नील के प्रदर्शन को देखते हुए अगर वह हार जाता तो वह और भी अजीब होता। आप मुकाबला हार चुके हैं, नील ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं इस हार को नहीं मानता। तू मुझे ऐसे नहीं हरा सकता। ललितेश चीख पड़ा। ललितेश, हार स्वीकार करना सीखो। आचार्य बृजमोहन ने फैसला साफ होते देख तुरंत अखाड़े में कदम रखा। अगर मुझे अपनी आत्मिक ऊर्जा इस्तेमाल करने की छूट मिलती तो मैं इसे 3 चालों में पछाड़ देता। ललितेश आचार्य की बात को अनसुना करके चिल्लाता रहा। नील ऐसे बेवकूफ से बहस में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था। उसने शांति से अपनी तलवार साफ की, उसे वापस अपनी भंडारण अंगूठी में रखा और ठंडे स्वर में बोला, आप सच कह रहे हैं। अगर बात आत्मिक शक्ति की होती तो शायद मैं अभी आपका मुकाबला न कर पाता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्द आप मेरे सामने टिक भी नहीं पाएंगे। तू। नील की बात सुनकर ललितेश की जबान जैसे बंद हो गई। पर सच तो यही था। ललितेश खुद को बड़ा सुरमा मानता था, लेकिन नील उससे भी बड़ा उस्ताद निकला। अगर नील को थोड़ा समय और मिल गया तो ललितेश उसे कभी नहीं हरा पाएगा। फिर भी अपनी ढिठाई पर कायम रहते हुए ललितेश बोला, मुझे कल की परवाह नहीं है। फिलहाल तो तू मेरे बराबर नहीं है।
हिम्मत है तो आत्मिक शक्ति के साथ दोबारा लड़। अगर मैंने तुझे 3 चालों में धूल न चटाई तो मैं तुझे अपना बड़ा मानूंगा। उसकी यह बचकानी बात सुनकर अखाड़े में मौजूद लाखों शिष्यों ने मन ही मन सोचा, ये बंदा सच में आश्रम का सबसे बड़ा सिरफिरा है। नील बाहर जाने ही वाला था कि वह मुड़ा और हंसते हुए बोला, मुझे आपका बड़ा बनने का कोई शौक नहीं है। ये कहकर नील सीधे अखाड़े से नीचे उतरा और नीलिमा की तरफ बढ़ गया। ललितेश गुस्से और निराशा में वहीं खड़ा रहा। उसे जमीन पर जमे देखकर आचार्य बृजमोहन ने अपना सिर पीट लिया और जबरन उसे अखाड़े से बाहर भिजवाया। इसके बाद आचार्य बृजमोहन ने आश्रम की नई रैंकिंग का ऐलान करना शुरू किया। वैसे तो ललितेश आश्रम में पहले नंबर पर था, लेकिन नील से तलवारबाजी के मुकाबले में हारने की वजह से वह खिसककर दूसरे नंबर पर आ गया और नियम के मुताबिक उसका नाम मुख्य सूची से हटा दिया गया। अब सप्तसिंधु आश्रम में पहला स्थान नील का था, दूसरा प्रशांत का और तीसरा तमिश का। आचार्य बृजमोहन ने बुलंद आवाज में पहली से लेकर 100वीं रैंक तक के नाम पढ़े। बाकी के 900 नामों की सूची आश्रम के नोटिस बोर्ड पर लगाने के निर्देश दे दिए गए। सूची की घोषणा पूरी करने के बाद आचार्य बृजमोहन नील के पास आए और बोले, नील, कुलपति महोदय आपसे तमिश और प्रशांत से मिलना चाहते हैं। तभी एक उड़ने वाला रथ वहां आया। तीनों उसमें सवार हुए और वह रथ आसमान में उड़ता हुआ पश्चिम की दिशा में चला गया। बाकी शिष्य उन्हें सिर्फ हसरत भरी निगाहों से देखते रह गए। आश्रम के शीर्ष 3 विजेताओं को पवित्र भूमि परीक्षण में जाने का अवसर मिलने वाला था, एक ऐसा अवसर जिसकी कीमत लाखों आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर थी। दूसरी ओर नीलिमा ने मायूस ललितेश को देखकर चुटकी ली, तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए? ललितेश मुंह बनाते हुए बुदबुदाया, मुझे क्या पता, वैसे भी मुझे उस परीक्षण में कोई दिलचस्पी नहीं है और शायद कुलपति भी मुझे वहां दोबारा नहीं देखना चाहते। असल में पिछली बार ललितेश परीक्षण के दौरान बीच में ही सो गया था, जिससे कुलपति समर्थ देव को काफी नीचा देखना पड़ा था। खैर, उड़ने वाला रथ आधे घंटे में आश्रम की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित भव्य सप्तसिंधु महल पहुंच गया। तीनों शिष्यों ने महल के विशाल कक्ष में प्रवेश किया, जहां कुलपति समर्थ देव का रोबीला व्यक्तित्व किसी पर्वत की भांति मौजूद था। तीनों ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। कुलपति ने तीनों होनहार शिष्यों को गर्व से देखा। इस बार तीनों का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। आखिरकार कुलपति की निगाहें नील पर टिकीं। नील, प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने के लिए तुम्हें देवसत्व वटी के साथ साथ एक पृथ्वी श्रेणी का दिव्य हथियार दिया जाएगा। तुम अपनी पसंद का हथियार चुन सकते हो। क्या मैं अपनी पसंद का हथियार खुद चुन सकता हूँ? नील ने उत्सुकता से पूछा। वीणा की कला और तलवार नृत्य के अद्भुत मेल के बाद नील को सच में एक नए और शक्तिशाली हथियार की जरूरत थी। आगे क्या होगा? नील कौन सा दिव्य हथियार चुनेगा और तमिश व प्रशांत को क्या इनाम मिलेगा? जानने